नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर की एमसीक्यू सीरीज़ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दशहरा। आप सभी को बहुत बहुत दशहरा की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, उसी प्रकार से हम यहाँ पर एक नया बैच लेकर आ रहे हैं, उड़ान बैच। ठीक है, ये उड़ान बैच जो है एग्रीकल्चर एमसीक्यू कोर्स रहेगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे। ये जो बैच है 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, और हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेंगे। साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी यहाँ पर मिलेगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है, मात्र आपको 50% के अंदर ये मिल जाएगा, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन 4 ऑप्शन को समझ के, यहाँ भी हम ऐसा का बिल्कुल ऐसे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ेंगे, और यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी, सारी चीज़ मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। IBPS AFO की टेस्ट सीरीज भी हमारी 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, तो आप परचेस कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा है कि आपको एक तो डेली एमसीक्यू मिलेंगे, है ना, डेली आपको एमसीक्यू मिलेंगे, साथ साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर अभ्यास एग्री एकेडमी के जो पेजेस है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट, अभी तक आपने कोर्स नहीं खरीदा, तो आप 999 रुपये के अंदर ये कोर्स ही परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, अभी लाइव कोर्स चल रहा है, रिकॉर्डेड पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कृषि व्यवसाय, पहला प्रश्न है, कृषि व्यवसाय में बड़े व्यवसाय के प्रवेश के परिणाम स्वरूप कच्चे माल के उत्पाद और खरीद में एक नया समझौता हुआ है। द एंट्री ऑफ लार्ज बिजनेसेस, मतलब पैसे वाले लोग जो है ना, द एंट्री ऑफ लार्ज बिजनेसेस इनटू एग्री बिजनेस एट रिजल्टेड इन न्यू एग्रीमेंट इन रॉ मटेरियल प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट इज नोन एज। देखो क्या हुआ है कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उन्होंने एग्री बिजनेसमेंट कि भाई वो है ना कच्चा माल खरीदेंगे, ठीक है ना, उनके पास पैसा, उनके पास फैक्ट्री है, कच्चा माल सीधा किसानों से खरीदेंगे, ठीक है, और अपने जो प्रोसेसिंग करके उसको बेचेंगे। तो वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ठीक है। जो लार्ज एग्री बिजनेस सेक्टर है, जो लार्ज बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उन्होंने क्या किया है कि रॉ माल कच्चा सीधा किसानों से खरीदेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। किसानों के साथ टाई अप कर लिया कि भाई उनको कैसा है ना, उनकी जो फैक्ट्री है उसके अकॉर्डिंग क्या आपको माल ग्रो करना है। जैसे भाई पोटैटो चिप्स आती है, तो पोटैटो चिप्स जो आती है, बहुत सारी पेप्सी कंपनी है, अलग अलग कंपनियां हैं कि नहीं, ठीक है। पेप्सी कंपनी है, जैसे फ्राई सोना नाम की जो है ना, जो है आलू को ग्रो करवाती है, तो वो वैरायटी और कोई ग्रो नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है ना। पोटैटो चिप्स है, और अलग अलग टमाटर की वैरायटी को पर्टिकुलर है उस रीजन, एप्पल के लिए। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े किसान हैं वो क्या करते, बड़े बड़े जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, किसानों के साथ टाई अप कर लेंगे, किसानों को पैसा देंगे, बोलेंगे कि आप जो है ना यही वाली वैरायटी को ग्रो करिए, ठीक है। जब वो है वैरायटी का हार्वेस्टेड हो जाएगी तो उससे वापस वही इसको खरीद लेंगे, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उससे क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध खेती इसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, द बुशनिंग ऑपरेशन राइस कल्टिवेशन प्रिवेलेंट इन उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश हेल्प टू। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इस रीजन के अंदर ये जो ऑपरेशन है राइस के अंदर किया जाता है। देखो क्या होता है, बुशनिंग है ना, हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट सीडेड लोलैंड राइस जो होता है, डायरेक्ट सीडेड लोलैंड राइस, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट सीडेड लोलैंड राइस होगा, ठीक है ना, लोलैंड राइस। तो डायरेक्ट सीजन आपने किया है, तो यहाँ पर क्या है, तो कोई भी प्लांट कहीं भी ग्रो होता है, ठीक है, प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन नहीं होती, प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह नहीं होती, तो हम क्या करते हैं 4 to 6 वीक्स बाद, है ना, ठीक है ना, 4 से लेकर 6 सप्ताह बाद इसमें क्या करेंगे, जब 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर होता है ना, 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, मतलब खेत में पानी भरा रहेगा, हाँ है ना, स्टैंडिंग वाटर, खेत के अंदर पानी भरा रहेगा, तो इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है ना, क्रॉस प्लोइंग करते हैं। क्या करते हैं, एक लाइट कंट्री प्लो से, जो देसी हल होता है उसको क्रॉस प्लोइंग किया जाता है। 4 से लेकर 4 सप्ताह, 1 से लेकर 1.5 महीने बाद, जब खेत में 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर पानी भरा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर याद रखना क्या करते हैं कि हम जो देसी प्लो है कंट्री प्लो से क्रॉस प्लोइंग करते हैं, जिससे क्या होता है,
एक तो वीड की जो प्रॉब्लम है, डायरेक्ट सोइंग किया तो वीड की प्रॉब्लम होगी तो वो कंट्रोल हो जाएगी। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई वीड के साथ साथ में ऑप्टिमाइज प्लांट पॉपुलेशन ऑप्टिमम हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। कंट्रोल वीड है, प्रॉपर लाइन सोइंग हो जाएगी, एडजस्ट प्लांट पॉपुलेशन, ये सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। साथ साथ में सोइल एरिएशन हो जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस है जनरली ये की जाती है कहाँ पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा के अंदर, जैसे हम बुशनिंग या बैसी है ना, बुशनिंग या जिसको हम बैसी भी कहते हैं, याद रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीड रेट ऑफ नेपियर ग्रास। नेपियर घास की बीज दर कितनी होती है? नेपियर ग्रास की बीज दर कितनी होती है? देखो नेपियर ग्रास एक फोडर क्रॉप है, हाँ या ना, एक फोडर क्रॉप है, ओके, क्या है, एक फोडर क्रॉप है। तो इसकी जो है ना सीड रेट होती है 27,800 रूट स्लिप या स्टेम कटिंग, है ना, 27,800 रूट स्लिप या फिर स्टेम कटिंग, या फिर इसको बोलते हैं और स्टेम कटिंग प्रति हेक्टर, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में देखो इसका साइंटिफिक नेम भी पूछते हैं। नेपियर ग्रास का साइंटिफिक नेम है पेनिसेटम, पेनिसेटम परफुरियम, है ना, परफुरियम, पेनिसेटम परफुरियम। 2n बराबर कितना है, 14 है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है, इसका जो ओरिजिन प्लेस है ये आपको देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका, रोडोसिया, है ना, साउथ अफ्रीका रोडेशिया के अंदर। और एक इसकी एक इम्पोर्टेंट वैरायटी भी है, वो एग्जाम में बहुत पूछते हैं। इसकी एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है पूसा जाइंट, याद रखना। इम्पोर्टेंट वैरायटी भी आप याद रखेंगे, कौन सी? पूसा जाइंट। कौन सी वैरायटी? पूसा जाइंट, ठीक है, पूसा जाइंट नाम की जो वैरायटी है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, मूंगा सिल्क एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। देखो मूंगा सिल्क जो है, भारत का मूंगा सिल्क में मोनोपोली है, इंडिया के अलावा और कहीं नहीं होता, है ना। आपसे पूछेंगे किस सिल्क जो है इसमें इंडिया की मोनोपोली है, तो मूंगा सिल्क में मोनोपोली है, ठीक है, जो कि आसाम, पर्टिकुलर एक स्टेट कहाँ पर, आसाम के अंदर जनरली, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होता है, आसाम। तो मोनोपोली है ना, याद रखना, मूंगा सिल्क जो है इसमें क्या है, मोनोपोली। क्या है? तो आंसर है मोनोपोली है, किसकी? इंडिया की। देखो मूंगा सिल्क जो है, मूंगा सिल्क का जो नाम होता है ना, मूंगा सिल्क जो है इसका जो नाम होगा वो क्या होता है, ठीक है, एंथ्रिया असमेंसिस, ठीक है ना, एंथ्रिया असमेंसिस, ओके, एंथ्रिया असमेंसिस, असमेंसिस, ठीक है ना, ये इसका नाम हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके होस्ट है ना, याद रखना, होस्ट, इसका जो होस्ट प्लांट होते हैं, कौन होते हैं इसके होस्ट प्लांट जो होते हैं, होस्ट प्लांट कौन होता है? होस्ट प्लांट होता है, याद रखना, एक तो सोम, जिसे हम कहते हैं पर्सिया, ठीक है ना, पर्सिया बोम्बीसियाना, ठीक है ना, बोम्बीसियाना, ये एक तो ये नाम हो गया ना, ये इम्पोर्टेंट है। एक होता है सोम और सियाला, ठीक है ना, ये दो इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों को आप याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके होस्ट है ना, और मोनोपोली है इसके अंदर। अगला है वेयर द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI कहाँ पर है? CFTRI कहाँ पर है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो आंसर है मैसूर। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है, मैसूर के अंदर, ठीक है ना। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च मैसूर कर्नाटका में है। अगला प्रश्न है, फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, यह भारत सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार MSP को अनाउंस करती है। तो कितनी क्रॉप्स? 23, याद रखना, कितना? 23 क्रॉप्स को, ठीक है, कितनी क्रॉप्स? देखो MSP जो होता है, MSP, ओके, MSP इज रिकमेंडेड बाय, तो MSP जो होता है, याद रखना, रिकमेंडेड बाय CACP, है ना, CACP, कब? साल में 2 बार, ठीक है ना, 2 टाइम्स इन ईयर, साल में 2 बार, है ना, 2 टाइम्स, या फिर यहाँ लिखेंगे अपन MSP अनाउंस्ड बाई, है ना, MSP अनाउंस्ड बाई, देखो अनाउंस्ड बाई, MSP को अनाउंस कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, हाँ या ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, कब करती है? साल में 2 बार, है ना, 2 टाइम्स, 2 बार करती है साल में, कितनी बार? 2 टाइम्स करती है, ठीक है, बिफोर सोइंग, याद रखना, बिफोर सोइंग, बुवाई से पहले आपको देखने को मिलेगा, बिफोर सोइंग, ये इसको अनाउंस करती है, ठीक है। कितनी क्रॉप्स के लिए? 23, ओके, 23। ये जो MSP है ना, इसको CACP क्या करता है? कैलकुलेट करता है A2 + FL प्राइस पर, है ना, A2 + FL प्राइस पर ये दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट और है, याद रखना, देखो जैसे 23 क्रॉप्स हैं, तो कौन कौन सी क्रॉप्स अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना, क्रॉप्स अगर आपसे पूछा जाए तो जनरली आप याद रखेंगे कि 14 खरीफ क्रॉप,
ना, 14 तो जो है खरीफ होती है, 6 जो है रबी क्रॉप है, 6 क्या है रबी है और 2 कॉमर्शियल है। ठीक है, 2 कॉमर्शियल हो गई। ओके, 2 कॉमर्शियल हो गई। ये कितने हो गए 14, 26 और 2 22। एक शुगर कैन प्लस शुगर कैन। शुगर कैन का जो MSP होता है उसको क्या बोलते हैं शुगर कैन, ठीक है ना, उसको हम FRP कहते हैं। तो 22 + 1 शुगर कैन को मिला के, तो इस प्रकार से जो खरीफ रबी और 2 कॉमर्शियल क्रॉप है और 1 शुगर कैन है। या फिर ऐसे याद रखना 7 सीरियल, 5 पल्सेस, 5 ऑल सीड, 5 कॉमर्शियल, 4 कॉमर्शियल क्रॉप। ठीक है ना, 7 सीरियल है ना, 5 पल्सेस, 7 ऑयल सीड, 4 कॉमर्शियल, ये भी हो गए 23। तो 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है। जैसे हाल ही में है ना, ये रबी सीजन के लिए, रबी सीजन की क्रॉप्स के लिए किया गया 6 क्रॉप्स है ना, रबी सीजन की जो 6 क्रॉप्स के लिए यहाँ पर, जैसे गेहूँ के लिए 22 है ना, 2275 है, जौ के लिए कितना है 1850, चना के लिए 5440 है, मसूर के लिए 6425 है, सरसों के लिए 5650 है, कुसुम 5800 ये है। यहाँ पर खरीफ सीजन का पिछली बार का भी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सिस्टम, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम PGS इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कृषि कल्याण तथा कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित भागीदारी गारंटी प्रणाली PGS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम एक्चुअली ये किससे संबंधित है याद रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन से है ना, किससे संबंधित है ये जो है PGS सिस्टम ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, याद रखना आपको है ना, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रॉपर सर्टिफाइड कौन कितने किसान है सबको सर्टिफिकेट है ना इससे जुड़े रहते हैं उनके लिए होता है, जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज रिकमेंडेड बाई, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है किसके द्वारा रिकमेंडेड की गई, मतलब किसकी कमेटी के आधार पर भारत के अंदर जो है किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम स्टार्ट की गई, तो याद रखना रवि गुप्ता RV है ना, RV गुप्ता कमेटी है ना, याद रखना RV गुप्ता कमेटी जो है 1998-99 के अंदर, कब 1998, 1998 और 1998-99 के अंदर KCC RV गुप्ता कमेटी के आधार पर अनुशंसा जो है रिकमेंडेशन पर इसको इंडिया में लॉन्च किया गया है। जैसे ये नरसम्मन है ये RRB से रिलेटेड है, RRB है RRB के लिए। इसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी, आप जानती है बलवंत राय मेहता 3 टायर स्ट्रक्चर है ना, 3 टायर स्ट्रक्चर। ओके, 3 टायर स्ट्रक्चर बलवंत राय मेहता कमेटी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न देखो, द डगआउट विलेज पॉन्ड पोखर वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरेज वाटर नेचुरल कैचमेंट इन वेस्टर्न राजस्थान आर कॉल्ड। देखो पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक हम क्या बनाते हैं, वहाँ के लोग पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक जल संग्रहण क्षेत्र में पानी के भंडारण के लिए बनाए गए गांव में खोदे गए तालाब पोखर को क्या कहते हैं, तो हम नाड़ी कहते हैं, याद रखना। वेस्टर्न राजस्थान के अंदर क्या बनाया जाता है, नाड़ी बनाया जाता है। ओके, चलिए अगला है फार्म पॉन्ड कैपेसिटी फॉर 1 हेक्टर। अगर आपको है ना 1 हेक्टर जो है फील्ड है आपका, 1 हेक्टर फील्ड है। ओके, ये इस 1 हेक्टर फील्ड के का जो वाटर आपको कलेक्ट करना है और आपको पॉन्ड बनाना है, आपको क्या बनाना है खेत में पॉन्ड बनाना है। 1 हेक्टर का फील्ड है, आपको उसके पूरे वाटर को क्या करना है इकट्ठा करना है, ठीक है, पूरे एरिया के 1 हेक्टर के। तो आपको जो है ना तालाब बनाना होगे तो 150 मीटर है ना, याद रखना मीटर क्यूब वाला, सिर्फ आपको जो एरिया की आवश्यकता पड़ेगी ये वाला है ना 150, इतने एरिया में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। पॉन्ड कैपेसिटी 150 मीटर की पॉन्ड कैपेसिटी वाला तालाब आपको अपना काम हो जाएगा 1 हेक्टर के लिए। जैसे तालाब बनाते हैं ना, तालाब बनाते समय क्या करते हैं, कुछ इसकी जो है ना तालाब की जो दीवारें बनाते हैं अपन, इससे पानी का रिसाव होता है, ठीक है, आपने देखा होगा तालाबों की साइड से रिसाव होता है। तो किसान उस रिसाव को कम करने की कुछ केमिकल ऐड करता है ना, उन रिसाव को पानी के लॉसेस को कम करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से देखो, केमिकल्स दैट फिल पोर्सेस टू मेक सोइल है ना रिपेलेंट टू वाटर फॉर प्रमोसिंग हार्वेस्टिंग रेन वाटर, रसायन जो वर्षा जल संचयन करने के लिए छिद्रों को भरते हैं तथा मिट्टी को पानी से मतलब क्या बनाते हैं, वाटर रिपेलेंट बनाते हैं कि पानी मिट्टी से पानी ना निकले, ठीक है ना, पानी के लिए प्रतिरोधी बनाते हैं, छिद्रों को भर देते हैं, ठीक है। कौन कौन से केमिकल, क्या डामर एसफाल्ट मिलाया जाता है, क्या लेटेक्स मिलाया जाता है, या दोनों, तो दोनों मिलाए जाते हैं, याद रखना ना।
ठीक है। जब तालाब बनाते हैं तालाब के अंदर मिट्टी में मिला देते हैं, मतलब इसकी लिपाई कर देंगे अपन तालाब की दीवारों पे, तो क्या होगा, पानी अच्छे से भर के रहेगा, रिसाव नहीं होगा। ठीक है, पानी भर के रहेगा तो पानी जो है खेत में लंबे मतलब तालाब के अंदर जो है रिसाव नहीं होगा, तो पानी का लॉसेस नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एरिया इन विच कलेक्टेड वाटर यूज्ड इज कॉल्ड। जैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं या तालाब में के अंदर, तो हमने जो इतनी एरिया से पानी कलेक्ट किया, इतनी एरिया से, ये पूरा एरिया यहाँ से हमने पानी को कलेक्ट कर लिया यहाँ, तो ये तो हो गया कैचमेंट एरिया। ठीक है, जहाँ से अपन क्या करते हैं, पानी को कलेक्ट करते हैं ना, तो ये तो हो गया कैचमेंट एरिया, ये है ना, ये क्या हो गया, कैचमेंट एरिया। अब यहाँ देखो, इतने वाले एरिया में अपन क्या करेंगे, तो आंसर यहाँ पर यूज करेंगे, सिंचाई के लिए है ना, यूज किया जा रहा है, तो ये होता है कमांड एरिया। क्या होता है, कमांड एरिया, है ना। कमांड एरिया क्या होता है, वह एरिया जहाँ पर स्टोरेज वाटर को जो अपन ने इकट्ठा किया है, जिसका यूज करते हैं, तो वो कमांड एरिया कहलाता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। देखो, क्लाइमेट रेफर्स टू शॉर्ट ड्यूरेशन एंड वेदर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, गलत है। क्लाइमेट रेफर्स टू लॉन्ग ड्यूरेशन, हाँ, क्लाइमेट लॉन्ग ड्यूरेशन और वेदर रेफर्स टू शॉर्ट ड्यूरेशन, ये बिल्कुल सही है। क्लाइमेट रेफर्स टू मीडियम ड्यूरेशन, गलत है। वेदर मीडियम, गलत है ये। ठीक है, क्लाइमेट जो होता है हमेशा जो वेदर कंडीशन होती है, लंबे समय के लिए जो वेदर कंडीशंस होती है उनको क्लाइमेट बोलते हैं, और शॉर्ट पीरियड के लिए जो वेदर कंडीशंस होती है उनको हम वेदर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न एक्सप्लेन, जो हमारा समसीमांत प्रतिफल का नियम होता है, समसीमांत प्रतिफल का सिद्धांत जो होता है, ये आखिर किस संबंध में अप्लाई होता है, किस संबंध को एक्सप्लेन करता है, क्या फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप को, क्या प्रोडक्ट रिलेशनशिप को, या फैक्टर रिलेशनशिप को, या टाइम रिलेशन। तो ये जनरली प्रोडक्ट रिलेशनशिप होता है ना। देखो, प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न क्या कहता है कि जब किसान के पास एक से ज़्यादा इंटरप्राइज होती है ना, जब किसान के पास एक से ज़्यादा इंटरप्राइज है ना, जब किसान के पास, फार्मर के पास, ठीक है ना, फार्मर हैविंग 2 और मोर देन 2 इंटरप्राइजेज, ठीक है, उसको क्या करना है, उसके पास जो है ना लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो सीमित संसाधनों का किस प्रकार से बंटवारा करे, है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस प्रकार से वो एलोकेशन करे, किस में, 2 या 2 से ज़्यादा अलग इंटरप्राइजेज में। उसके पास संसाधन सीमित है, ठीक है ना, सीमित संसाधनों का 2 या 2 से अधिक जो इंटरप्राइजेज होते हैं उनके अंदर कैसा एलोकेशन करे, किस प्रकार से बंटवारा करे, उसी को तो हम समसीमांत कहते हैं। तो ये लगता है प्रोडक्ट रिलेशनशिप के अंदर। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लेवल ऑफ ऑप्टिमल प्रोडक्शन इज अवेलेबल। देखो, एक फार्मर को कि जितना इनपुट डाल रहा है क्या वो 100% यूटिलाइज हो पाएगा कि नहीं, एक ऑप्टिमम लेवल ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, तो जनरली है ना जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कर्व होता है, तो ऑप्टिमम लेवल कहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो स्टेज सेकंड के अंदर, याद रखना, जोन सेकंड जो है स्टेज सेकंड के अंदर, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, याद रखना, जोन सेकंड में। अगला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, कीमत भेद भाव जो होता क्या होता, कीमत भेदभाव क्या है, तो कीमत भेदभाव का मतलब होता है कि एक ही वस्तु की एक समय पर अलग अलग कीमत होना, ठीक है ना, डिफरेंट प्राइस एट सेम टाइम ऑफ द सेम, लगा एट ए टाइम ऑफ द सेम गुड्स, एक ही वस्तु का एक ही समय पर भिन्न भिन्न मूल्य होना। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा करती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा करती हैं कि एक ही समय पर एक ही वस्तु का अलग अलग प्राइस रखती है, तो है ना, याद रखना, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंट, उसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इन विच ईयर नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड, नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड वाज एस्टेब्लिश, किस ईयर में नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड की स्थापना हुई, 1953 में, 1954 में, 1955 में, है ना, 1955 के अंदर, याद रखें। चलिए, अगला प्रश्न है श्री मेथड है, SRI, श्री मेथड ऑफ कल्टीवेशन इज रिलेटेड विद वन ऑफ द क्रॉप। श्री मेथड किससे है, तो आंसर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, पैडी से रिलेटेड है, याद रखें ना, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ओके ओके, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन हो गया। इसके बाद देखो, ये कहाँ है ना, मेडागास्कर, कहाँ से आया है, मेडागास्कर, ओके, मेडागास्कर से आया है, किसने, साइंटिस्ट हेनरी डी लेले, है ना, याद रखेंगे आप, हेनरी डी लेले, 1980 के अंदर ये श्री मेथड इंडिया में आया। सबसे पहले है ना किसने, तो जो है पांडिचेरी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर, सॉरी है ना, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, TNU जिसे हम कहते हैं, TNU ने उसको सबसे पहले है ना क्या किया, अपनाया। और इसमें जो स्पेसिंग होती है, श्री मेथड में जो स्पेसिंग होती है वो रखते हैं हम 25 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और इसमें जो सीड रेट होती है वो 5 से 8 होती है ना, 5 से लेकर 8 kg प्रति हेक्टेयर होती है। और इसमें हम ट्रांसप्लांटिंग एज जो होती है कितने दिन बाद करते हैं ना, ट्रांसप्लांटिंग कितने दिन बाद करेंगे, तो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं हम 10 से लेकर 12 दिन बाद, याद रखना। ये बस इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेडागास्कर है, साइंटिस्ट का नाम टीएन सबसे पहली बार, स्पेसिंग 25x25 है, सीड जो है रेट जो होती है 5 से लेकर 8 होती है, स्पेसिंग 25x25 है। और फील्ड में कितने दिन बाद ट्रांसप्लांट करते हैं, देखो ये नर्सरी लगाने का एक मेथड है, श्री मेथड नर्सरी सोइंग का एक मेथड होता है। ए वैरायटी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग ए नंबर ऑफ इनब्रीड्स और क्लोन्स selected for good general combining ability in all possible combination and mixing the seeds in अपन इज इक्वल क्वांटिटी, इसे हम सिंथेटिक वैरायटी। मैंने आपको पिछली क्लास में जब है ना एक स्टूडेंट ने पूछा था सिंथेटिक और कंपोजिट में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको बताया था कि अपने को इनब्रीड्स को मिक्स करना होता है, लेकिन गुड जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी वाले जितने भी इनब्रीड्स होते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ही। अगर आप पिछली जो है प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के जो हमें एमसीक्यू पढ़े थे उसके अंदर मैं आपको समझाया था, आप जिन लोगों ने नहीं देखा वो एक बार देख लेना, सिंथेटिक और कंपोजिट में डिफरेंस मैं आपको बताया था। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज मास है ना कंडक्ट मेथड, बड़े पैमाने पर, ठीक है, निम्नलिखित में से किसको बड़े पैमाने पर संपर्क विधि के रूप में, तो मास जिसमें हजारों लोगों को हम इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, तो क्या रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, ये तो क्या होता है हमारा इंडिविजुअल मेथड होता है, ये हमारा क्या होता है इंडिविजुअल मेथड होता है। फार्म है ना डेमोन्स्ट्रेशन या टूर, ये दोनों हमारे ग्रुप होते हैं यार, कैसे मेथड होते हैं, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड होते हैं। रेडियो ये हमारा मास होता है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, मास एंड रेडियो एंड टेलीविज़न के द्वारा, बिल्कुल इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा जा सकती है, बिल्कुल। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं ये सारे एमसीक्यू कम्युनिटीज के सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं सारी चीज़ें, और इसी तरह एक बैच जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू है, एक 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ लॉन्च किया जा रहा है उड़ान बैच। इस बैच के अंदर भी जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं उसी प्रकार से एमसीक्यू इस बैच के अंदर पढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट के पढ़ेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में लाइव क्लासेस होगी, ठीक है। टेस्ट आपको लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, और उसको साल भर आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों के कहना सर हमने थ्योरी तो पढ़ ली है, हमको एक प्रॉपर एक है ना स्टडी जो बैच चाहिए था, जैसे आप यूट्यूब पर पढ़ाते हैं पेड कोर्स, तो उन बच्चों के लिए जो परचेस करना चाहते थे वाकई, ठीक है, 499 रुपये में साल भर की वैलिडिटी एग्रीकल्चर एमसीक्यू कोर्स है। ये दोस्तों ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, जैसे मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ वैसा ही आपको और अच्छे तरीके से, ठीक है, प्रॉपरली बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको इस बैच के अंदर कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड और आपके एग्जाम को सिलेक्शन कराने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इस कोर्स के अंदर जैसे मध्य प्रदेश में भी जितने एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, राजस्थान में जितने, यूपी में, उन सभी एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ठीक है। अलग अलग एग्ज़ाम्स होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके अंदर कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हमको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो ये बैच को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, 50% डिस्काउंट चल रहा है, 50% डिस्काउंट जल्दी खत्म हो जाएगा दोस्तों। 499 रुपये का कोर्स है। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं और आप ये बैच परचेस करना चाहते हैं, कंप्लीट आरयू का कोर्स, ठीक है, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें 999 रुपये के अंदर, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों ने परचेस कर लिया, आप इसमें कंटेंट पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो ओनली आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं दोस्तों 299 रुपये में। स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ जरूर, हाँ ये टेस्ट सीरीज लिखना ना, क्योंकि ये टारगेट टेस्ट सीरीज चल रही है ना, टारगेट वाइज। इसमें अगला टेस्ट पैथोलॉजी का है, अगला हमारा जो टेस्ट है वो 26 तारीख को है पैथोलॉजी का, फिर अगला हमारा किसका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। ऐसे हमारे अभी टारगेट वाले टेस्ट चल रहे हैं, फिर हमारे फुल लाइन टेस्ट चलेंगे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और एक बार इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बार फिर, और आपको और आपकी फैमिली को एक बार हैप्पी दशहरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।